Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। उसको हम क्विक रिवाइज करते हैं। जब हम डाइकॉट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जब हम डिस्कस करते हैं कि जाइगोट डिवाइड हुआ या फर्टिलाइज एग डिवाइड हुआ, ऊस्फोर डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होके दो सेल्स बनी, one larger, one smaller. The larger cell is formed towards micropylar region, जो कि micropylar region की तरफ बनी, जिसको हमने सस्पेंसर या बेसल सेल बोला। उसके ऑपोजिट बनी टर्मिनल सेल, एपिकल सेल, या हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल ही चैलेजल रीजन पे बनने वाली होती है और वही एम्ब्रियो को फॉर्म करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सस्पेंसर होता है, सस्पेंसर क्या होता है, सस्पेंसर सेल या बेसल सेल के डिवीजन से बनता है 6 to 10 सेल स्टेट में। जब 6 से 10 सेल बन जाती हैं सस्पेंसर की, तो उसी को ही हम कहते हैं फिलामेंटस सस्पेंसर, जो कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से वो ट्रांसफर डिवाइड होती हैं बेसल सेल्स या सस्पेंसर सेल, और 6 to 10 सेल सस्पेंसर का फॉर्मेशन करती हैं। वहीं एम्ब्रियोनल सेल भी डिवाइड करती है 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, देन ऑक्टेंट 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज के बाद आती है ग्लोब्यूलर स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद आती है ट्रायंगुलर स्टेज, और ट्रायंगुलर स्टेज के बाद आती है हार्ट शेप्ड स्टेज या हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इनको हम ऑक्टेंट एम्ब्रियो बोल सकते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ट्रायंगुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और अल्टीमेटली हमें इस तरीके का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में दिखाई देता है। एक ग्रूव, एक डिप्रेशन बनने लगता है। इस ग्रूव और डिप्रेशन को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। ये बना है एम्ब्रियोनल एक्सेस। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सेस। अब जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है वो दो कोटाइलिडोन को सेपरेट कर रहा है, हमें दिख भी रहा है। अब वहीं अगर हम देखें कि एम्ब्रियोनल एक्सेस, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है, इसके ऊपर का पार्ट हम यहाँ पे ये कोटाइलिडोन बोल रहे हैं। ये दोनों क्या है, कोटाइलिडोन है। ये दोनों चीजें कोटाइलिडोन है। सो वी कैन से दैट द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव कोटाइलिडोन, एम्ब्रियोनल एक्सेस का जो पोर्शन है कोटाइलिडोन के जो ऊपर है, इसको हम कहेंगे एपिकोटाइल, और जो निचला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सेस का पोर्शन कोटाइलिडोन के नीचे हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल रेडिकल बनाएगा और एपिकोटाइल प्लूमूल बनाएगा, और प्लूमूल शूट का फॉर्मेशन करेगी और रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगी। रूट के ऊपर रूट कैप होगी जिसको बनाने का काम करेगी हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस कौन सी होती है, हाइपोफाइसिस सस्पेंसर की वो सेल जो एम्ब्रियो के बिल्कुल पास होती है, वो बनाती है रूट कैप। तो इस तरीके से ये एम्ब्रियो डाइकॉट का हमें दिखाई देता है। अब मोनोकॉट और डाइकॉट का जो सीड होता है वो काफी अलग होता है। डाइकॉट में दो कोटाइलिडोन, एक कोटाइलिडोन ये है, दूसरा कोटाइलिडोन ये है, बट मोनोकॉट में एक सिंगल कोटाइलिडोन होता है। तो मोनोकॉट के सिंगल कोटाइलिडोन का होने के बाद भी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो सेम होती हैं। जैसे यहाँ पे भी ऊस्फोर या जाइगोट डिवाइड करता है, दो सेल बनाता है, एक लार्ज सेल जिसको हम कहते हैं सस्पेंसर और एक स्मॉल सेल जिसको हम कहते हैं टर्मिनल सेल या एपिकल सेल, सेम है। अब यहाँ पे एक मिडिल सेल भी बनती है इनके बीच में, दिस वन इज द मिडिल सेल।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सस्पेंसर सेल है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड यहाँ पे नहीं होती है, लंबा सस्पेंसर नहीं बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो एम्ब्रियोनल सेल है, टर्मिनल सेल, एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को आगे प्रोसीड करती है, लगातार डिवाइड होती चली जाती है और एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन भी लेती जाती है। और यहाँ पे ये कोटाइलिडॉन हमें दिखाई देता है। अगर हम इसके पूरे डेवलपमेंट को देखें तो ये बड़ा सेल सस्पेंसर के पास रेडिकल होगा, क्योंकि सस्पेंसर सेल का जो पार्ट है वही आगे जाके उसी के साथ क्या होगा, रेडिकल एसोसिएट करेगा। ये हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है, हाइपोकोटाइल कोटाइलिडॉन के नीचे वाला, एपिकोटाइल ऊपर वाला, क्योंकि एक ही कोटाइलिडॉन है तो यहाँ पे इस तरीके से उल्टा हम देख रहे हैं इसको, तो ये कोटाइलिडॉन के ऊपर वाला पार्ट है। इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये प्लूमूल ऊपर आ जाएगा और रेडिकल नीचे आ जाएगा। तो हाइपोकोटाइल ने रेडिकल बनाया और एपिकोटाइल ने प्लूमूल को बनाया। तो इस तरीके से हमें सीड दिखाई देता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे मोनोकॉट में कुछ बातें जिस पे क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है, थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। जब हम बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो बनेगी नेचुरली। एम्ब्रियोनल एक्सिस डाइकॉट में भी बनी थी, बट यहाँ पे जो कोटाइलिडॉन होता है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस की तरफ ही झुका रहता है, एक ही तरफ झुका रहता है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कोटाइलिडन की मोनोकॉट में, तो कोटाइलिडन को बोला जाता है क्यूटलम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूटलम बोला जाता है। ये शील्ड शेप होता है। कैसा होता है ये, शील्ड शेप्ड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो पार्ट है ये है पूरा कोटाइलिडॉन। कोटाइलिडॉन के साथ यहाँ पे एपिब्लास्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉलियोप्टाइल है, शूट एपेक्स है, रेडिकल है, रूट कैप है और कॉलियोराइजा है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें रूट के ऊपर बनेगी रूट कैप। तो सबसे पहले ये है रेडिकल वाला पोर्शन। रेडिकल के बाहर, ये रेडिकल है, रेडिकल के बाहर क्या होगा, रूट कैप। रेडिकल और रूट कैप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शीथ होगी। दैट शीथ, दैट प्रोटेक्टिव शीट इज नोन एज कॉलियोराइजा। राइजा का मतलब होता है रूट। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोटाइलिडॉन का निचला हिस्सा दैट इज हाइपोकोटाइल, हाइपोक्लोटाइल क्या बनाएगा, रेडिकल, और उसके बाहर क्या होगी, रूट कैप होगी। उसको प्रोटेक्ट करने वाली क्या होगी, रूट कैप। और उन दोनों के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव शीट होगी दैट इज कॉलियोराइजा। यहाँ पे जो कॉलियोप्टाइल है ये प्रोटेक्ट करेगा प्लूमूल को। जब एपिकोटाइल प्लूमूल का फॉर्मेशन करेगी तो ये जो प्लूमूल है इसको प्रोटेक्ट करेगा कॉलियोप्टाइल। इसका भी प्रोटेक्टिव पार्ट है और इसको भी हम कहते हैं शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये है शूट एपेक्स। This is a small portion that is shoot apex and the small outgrowth is known as epiblast. तो ये है मोनोकॉट का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड विद द प्लॉइडी। कई बार प्लॉइडी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर लीफ ऐसी है तो उसका एंडोस्पर्म कैसा होगा, उसमें पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या होगी, एग सेल की प्लॉइडी क्या होगी। तो एक प्लॉइडी का चार्ट यहाँ पे बनना जरूरी था और इस प्लॉइडी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये समझे प्लॉइडी क्या होती है। प्लॉइडी इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम की कंडीशन, क्रोमोसोम के नंबर। तो सबसे पहले नॉर्मल प्लांट के पार्ट होते हैं रूट, स्टेम्स, लीव्स, दैट इज 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड। जाइगोट एम्ब्रियो, जाइगोट किससे बनता है, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है। तो मेल गैमीट n, फीमेल गैमीट n।
तो जाइगोट हुआ 2n। अगर जाइगोट 2n है तो जाइगोट से बनने वाला एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड या 2n ही होगा। रेडिकल प्लूमुल, रेडिकल आगे जाके रूट बनाएगी और सभी रूट सेल्स डिप्लॉयड होंगी। शूट, प्लूमुल आगे जाके शूट बनाएगी और शूट या स्टेम सेल्स भी डिप्लॉयड होंगी। कोटाइलिडन, कोटाइलिडन जो कि एम्ब्रियो के साथ एसोसिएट करता है वो भी डिप्लॉयड है। जब हम बात करते हैं सीड, तो सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के साथ क्या है, कोटाइलिडन। न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है, ओव्यूल का मेन पार्ट है जो पेरेन्काइमा सेल से बना है। तो पेरेन्काइमा सेल आ गई, या मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी इनिशियली, तो वो कैसी होंगी, डिप्लॉयड। इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल दोनों कैसी होंगी, डिप्लॉयड। सेपल्स एंड पेटल्स भी डिप्लॉयड। मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होगी, ये बात भी हमने पहले डिस्कस की थी, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, तो ये मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाएगी। तो जब वो बनेंगे आफ्टर मियोसिस तो वो हिप्लॉयड हो जाएंगे, इसलिए मदर सेल का डिप्लॉयड होना जरूरी है। ओवेरियन वॉल, फ्रूट वॉल, कार्पल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये तो जनरल बातें थी। सेकेंडरी न्यूक्लियस, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सेंटर में प्रेजेंट होती है पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल में क्या प्रेजेंट होती है, पोलर न्यूक्लियाई। तो फर्टिलाइजेशन से पहले ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाती हैं और बनाती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। स्टेमेन, एंथर, एपिडर्मिस ऑफ एंथर, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये सभी डिप्लॉयड होती हैं। अब हम बात करते हैं हैप्लॉयड कौन से हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी 2n। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनने वाला माइक्रोस्पोर आफ्टर मियोसिस कैसा होना चाहिए, n। पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, तो पोलन ग्रेन भी क्या होना चाहिए, n। अब व्हाट इज n, n इज हैप्लॉयड, आधे हो गए क्रोमोसोम के नंबर, हैप्लॉयड है। जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, पोलन ग्रेन की जनरेटिव सेल, पोलन ग्रेन की ही वेजिटेटिव सेल भी कैसी है, हैप्लॉयड। मेल गैमीट, हैप्लॉयड। जब जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमीट बनाती है तो दोनों मेल गैमीट भी कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। मेगास्पोर, मेगास्पोर बनता है मेगास्पोर मदर सेल से, वो डिप्लॉयड होती है, वो मियोसिस करके हैप्लॉयड मेगास्पोर बनाती है। एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, एग सेल। तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में ये एंटीपोडल्स हैं, इनकी प्लॉयडी एन, सिनर्जिड सेल्स हैं, इनकी प्लॉयडी एन, और एग सेल की भी प्लॉयडी एन। तो सब कैसे हैं, हैप्लॉयड। पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई शुरुआत में हैप्लॉयड है। एम्ब्रियो सैक, पूरे एम्ब्रियो सैक की अगर बात आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पोलर न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हैं तो 2n प्लॉयडी, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर हम पूरे एम्ब्रियो सैक की प्लॉयडी की बात करेंगे वो हैप्लॉयड होगा, क्योंकि वो क्या बना रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन उसने करना है। प्लांट स्ट्रक्चर, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल 3n प्लॉयडी, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक मेल गैमेट और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहाँ होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, तो इसकी प्लॉयडी भी क्या होगी, 3n। प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा तो इसकी प्लॉयडी भी 3n। सेंट्रल सेल बिफोर फर्टिलाइजेशन, सेंट्रल सेल जो है फर्टिलाइजेशन से पहले सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियाई होती हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, n+n। इसकी प्लॉयडी कैसे लिखी जाएगी, n+n। ये बातें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए किसी सेल का क्रोमोसोम नंबर
फॉर एग्जाम्पल 23 है, 20 है, तो उसके एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, उसके पोलन ग्रेन में जो मेल गैमेट्स बने हैं वहां पे क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, उसके वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर आपको प्लॉइडी पता हो तो। अब प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ओवेरी बनाती है फ्रूट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओवेरी क्या बनाती है, फ्रूट। ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड। ओवेरी फॉर्म फ्रूट, ओव्यूल फॉर्म सीड। ओवेरी की वॉल, जब हम ओवेरी की बात करते हैं, ये ओवेरी है, इसके अंदर ओव्यूल है, तो नेचुरली ओवेरियन वॉल है। तो ये जो ओवेरियन वॉल है, ये ओवेरियन वॉल बनाती है पेरिकार्प। ओवेरियन वॉल फॉर्म पेरिकार्प। इंटेगुमेंट फॉर्म सीड कोट। इंटेगुमेंट जो है वो सीड कोट बनाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ओव्यूल के बाहर दो इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। तो यहां पे हमें देखना है कि आउटर इंटेगुमेंट को हम क्या बोलेंगे, टेस्टा, यानी कि आउटर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा, टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा, टेगमेन। इनर इंटेगुमेंट टेगमेन, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा। इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, सीड कोट। तो अगर मैं बोलूं कि आउटर इंटेगुमेंट क्या है, टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट क्या है, टेगमेन। तो यहां पे इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, सीड कोट। सीड का कवर, हार्ड कवर। न्यूसेलस जो है वो डीजनरेट हो जाता है, बट कई बार ये पेरिस्पर्म की फॉर्म में परसिस्टेंट, यानी कि बचा हुआ रह जाता है। ये चीज हमने डिस्कस की थी पहले भी। सिनर्जिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, सेपल्स, पेटल्स डीजनरेट, सब डीजनरेट हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना है, न्यूसेलस ऑल्दो डीजनरेट हो जाता है, अगर बचता है दैट इज पेरिस्पर्म। ये बात ध्यान रखनी है, बचे हुए को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। हाइलम ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल सीड बनाता है। तो ओव्यूल का हाइलम क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी ऑफ ओव्यूल को फ्यूनिकल से अटैच करता है, दैट इज हाइलम। तो हाइलम ऑफ ओव्यूल हाइलम ऑफ सीड बनाता है। फ्यूनिक्यूलम, ये जो पतली सी डंडी है, फ्यूनिकल, जो ओवेरी के साथ ओव्यूल को अटैच करती है, ये बनाती है सीड स्टॉक, दैट इज स्टॉक। ये खुद भी एक स्टॉक है, तो आगे जाके ये सीड का स्टॉक बनाने का काम करती है। माइक्रोपाइलर एंड चैलिजा, ओव्यूल का माइक्रोपाइलर रीजन, ओव्यूल का चैलेजल रीजन, सीड का माइक्रोपाइलर, सीड का चैलेजल रीजन बनाएगा, चैलेजल रीजन बनाएगा, माइक्रोपाइलर बनाएगा। क्लियर, क्योंकि सीड में भी पोलैरिटी वो बना के रखेगा, माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड बना के रखेगा। अब हम बात करते हैं, एनसीईआरटी ने जो लाइफ साइकिल दे रखी है प्लांट्स की, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ब्रीफली मैं दोबारा बता रही हूं। प्लांट बॉडी जो होती है, जो डोमिनेंट होती है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, दैट इज स्पोरोफाइट, दैट इज 2n। जो फूल पौधे हमें लगे हुए दिखते हैं वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। तो जो पेड़ पे फूल लगा है उस फूल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो वहीं हम चलते हैं फ्लावर पे। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल पिस्टल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन। अगर इसको जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करें तो हम बोलेंगे इसको मेगास्पोरोफिलस, माइक्रोस्पोरोफिलस। कैसे, कार्पल मेगास्पोरोफिल, स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल। अब ऐसा क्यों बोला और ये कंडीशन क्यों दी गई इनको? प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं वो डायरेक्टली गैमेट्स नहीं बना पाते, पहले उन्हें स्पोर बनाने पड़ते हैं
और उन्होंने अपने रिप्रोडक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया है और इसी कारण पहले वो स्पोर बनाते हैं और स्पोर से वो बनाते हैं गैमीट। स्पोर बनाने वाले जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। गैमीट बनाने वाली जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम कहते हैं गैमीटोफाइट। तो यहाँ पे जो कार्पल है, इस कार्पल में स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी और ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। वहीं हम बोलते हैं एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम। बट एंथर जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन सैक होते हैं, उनको एग्जैक्टली माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। जो मेगास्पोरेंजियम है वो बनाएगा मेगास्पोर मदर सेल MMC, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो बनाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों में मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाएगा। और हमने ये बोल दिया कि जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी एम्ब्रियो सैक, और माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, दैट इज पोलन ग्रेन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बन गया, मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन बना। अब पोलन ग्रेन है तो जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल बनेंगी, मेल गैमिट बनेगा। एम्ब्रियो सैक है तो फीमेल गैमिट, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होगा। ट्रू फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा जाइगोट, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी सिंपली एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म और ये जाइगोट क्या करेगा? ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा और इस एम्ब्रियो को जब उगाया जाएगा तो एंडोस्पर्म उसको नरिशमेंट देगा, यानी कि एम्ब्रियो के बनने में भी, और जब ये एज अ सीड स्टोर है तो भी एंडोस्पर्म इस सीड को नरिशमेंट देता रहेगा। फिर आप बीज लगा देंगे, फिर वो जर्मिनेट होगा और फिर वो फ्लावर बनाएगा मैच्योरिटी पे, और फिर से ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉयड है, उसमें सारी चीजें हमें मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ज्यादातर क्या है ये सभी डिप्लॉयड। बट जो गैमेटोफाइट में चीजें हैं वो सारी क्या है? हैप्लॉयड। कंडीशन यहाँ पे वेरी करती है, जैसे सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कुछ कुछ जगह कंडीशन अलग भी जाती है। तो इस तरीके से प्लांट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जनरेशन ऑल्टरनेट चलती रहती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट की लाइफ साइकिल कैसे चलती है उसको ये एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीड के बारे में।